हिंदी में रखूंगा, इस आश्वासन के साथ कि जिस तरीके से आप हिंदी भाषी इलाकों में आके कन्नड़ नहीं थोपते, मेरे तो कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं आपको हिंदी थोपूं, लेकिन अगर आपकी परमिशन हो, आपकी इजाजत हो, तो मैं अपनी बात कन्नड़ में रखने की कोशिश करूँ और मैं हिंदी करने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान कई भाषाओं का देश है, हिंदुस्तान कई धर्मों का देश है, हिंदुस्तान कई संस्कृतियों का देश है, हिंदुस्तान कई विचारधाराओं का देश है, और यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और इसी खूबसूरती को बचाने के लिए आज हमारी ये लड़ाई है। सबसे पहले मंच में बैठे तमाम लोग कर्नाटका के मंच में बैठे तमाम लोग, अलग अलग एक्टिविस्ट, अलग अलग जन आंदोलनों के नेता और आप तमाम लोग जो इस सभा में आए हैं, मैं आप सब लोग क्रांतिकारी इस्तेमाल करता हूँ, आप सब लोग को इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ। मैं इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ हमारे पुलिस के साथियों को, जो जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है यहाँ तैनात हैं, बने हुए हैं, हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। आप लोगों को मेरी तरफ से सलाम। अभी पिछले वक्त बोल रहे थे कि सुबह कुछ लोग मेरा विरोध कर रहे थे, मेरे बोलने से उनको आपत्ति थी। मैं उन लोगों को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने मेरा विरोध किया। यही लोकतंत्र है, हर किसी को हर किसी की बात से सहमत होने की जरूरत नहीं है। जितना उनका अधिकार है विरोध करने का, इतना मेरा अधिकार है बात रखने का। और इसी बात को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जितना मैं आपके विरोध करने का सम्मान करता हूँ, आप भी वो सम्मान कीजिए कि मैं अपनी बात आकर रख पाऊं। बस मुझे इतनी सी दुख है कि विरोध करने के बजाय अगर आप यहाँ के हमको सुन लेते, अगर हमारी बात एक बार सुन लेते, जरूरी नहीं है आप उसे इत्तेफाक रखते, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो आपके दिमाग में, आपके जो सामने हमारा एक इमेज बना के रखा है, वो इमेज टूटेगी और 10 बातें जो हम बोलेंगे उसमें 7 बातों से आप भी एग्री करेंगे, आप भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ABVP आरएसएस में थे, लेकिन एक समय के बाद जब उन लोगों ने हमारे बीच में बातचीत हुई, उस बातचीत से उन लोगों को लगा कि जिस बातों पे हम बात कर रहे हैं, जिन सवालों पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जनता की बात है, उन लोगों के अधिकारों की लड़ाई है, वो देश में सबसे ज्यादा गरीब लोगों की अधिकारों की लड़ाई है। और हम सही है, वो आज भी हमारे साथ आगे खड़े हुए। मुझे पूरा भरोसा है अगर सुनने आते तो वो इस मीटिंग से बहुत कुछ लेके जाते। और मेरा विरोध करके आपको क्या मिलेगा? मेरा विरोध करके जो 2 करोड़ रोजगार का वादा सरकार ने किया और आप बेरोजगार हैं, तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। मुझसे विरोध करके, मुझसे नफरत करके जो सरकार ने वादा किया था काला धन वापस आएगा, सबके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, वो भी किसी के खाते में मेरा विरोध करके, मुझसे नफरत करके नहीं मिलेगा। GST, नोटबंदी, सबके बाद अगर किसी का बिजनेस ठप हो गया है और इस देश में महंगाई है, तो मुझसे विरोध करके, मुझसे नफरत करके आपको ये सब नहीं मिलेगा। मुझसे विरोध करके और मुझसे नफरत करके आपको सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर मिलेगा। और मुझे बहुत चिंता इस बात की है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर भी सरकार की अच्छी नीति नहीं है। लाखों रुपए लग जाएगा आपको अपना इलाज कराने में। और मुझको विरोध करके अगर विरोध ही करना है तो सरकार का विरोध कीजिए। मान लिया आप केंद्र सरकार से प्यार है, केंद्र सरकार का विरोध नहीं करना चाहते, तो यहाँ की राज्य सरकार का ही विरोध कीजिए। नागरिक का विरोध करके आपको क्या मिलेगा? और ये क्या बताना चाहते हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? एक छोटी सी बात ये संदेश देना चाहते हैं, जो संदेश बार बार यहाँ की सरकार यहाँ के नागरिकों को दे रही है। वो संदेश है कि डर की सत्ता कायम होनी चाहिए, डर का राज कायम होना चाहिए। नागरिक, एक लोकतंत्र में सरकार को नागरिकों से डरना चाहिए। एक लोकतंत्र में सरकार को हमेशा ये डर होना चाहिए कि अगर लोगों के साथ धोखा किया जाएगा, अगर लोगों के वादे को नहीं माना जाएगा, तो इस सरकार को जिस तरीके से लोगों ने चुन के भेजा था, वही लोग आपको सरकार को उठा सकते हैं। ये डर एक लोकतांत्रिक देश में सरकारों को हमेशा होना चाहिए। लेकिन ये सरकार जो लोकतंत्र को तबाह कर रही है, वो चाहती है कि नागरिक सरकार से डरे। और इसका आपको कई सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। इसी कर्नाटक से मेरी दोस्त गौरी लंकेश आती थी। इसी कर्नाटक में प्रोफेसर कलबुर्गी थे, महाराष्ट्र में कॉमरेड पंसारे और दाभोलकर थे। किस तरीके से सिर्फ सवाल उठाने के लिए, सिर्फ संघ के एजेंडा के खिलाफ काम करने के लिए किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई, ये वो तरीका है जिससे वो डर कर राजकाज करना चाहते हैं। अगर कोई पत्रकार हो और पत्रकार पत्रकारिता करे, जिसे सही मायने में जिसे पत्रकारिता बोलते हैं कि सत्ता से सवाल पूछे, सत्ता के झूठ को लोगों के सामने लेकर आए, तो रातों रात पत्रकार को टर्मिनेट कर दिया जाता है, रातों रात उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये वो डर लोगों के बीच में डालना चाहते हैं। एक पत्रकार मणिपुर में, जिसने अपने चीफ मिनिस्टर और भारत के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक फेसबुक पोस्ट लिखा
उस फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंदर वो 100 दिन से ऊपर जेल के अंदर है। एक दलित चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर में तो जातिवाद, जाति प्रथा, जातीय हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहा था, 1.5 साल तक उसको बंद करके रखा रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंदर। जिस तरीके से छात्रों पे दमन है, जिस तरीके से कोई भी सवाल उठाए तो आज उसको एंटी नेशनल देशद्रोही बोल दिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। आप तमाम लोगों के सामने है किस तरीके से वो डर की सत्ता कायम करना चाहते हैं। और सिर्फ आम नागरिक नहीं, अगर आप आम नागरिक ना भी हो, हमने देखा अभी नजीम भाई बात कर रहे थे सीबीआई के अंदर किस तरीके से नजीम केस को हैंडल किया, लेकिन उसी सीबीआई के अंदर अगर कोई अफसर ये बोले कि राफेल घोटाले को लेकर मेरे पास एक कंप्लेंट आई है और इस कंप्लेंट को मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करूंगा, तो रातों रात सीबीआई के उस अफसर का तबादला कर दिया जाता है, रातों रात उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ये भी हमारे सामने है। हमारे सामने आज ये भी है कि एक अखबार जिसने राफेल के ऊपर कुछ रिपोर्ट सामने लेकर आई, जिसने दिखाया किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस उस राफेल डील में वहां घोटाला कर रहा था, तो आज कोर्ट के अंदर सरकार का वकील ये बोल रहा है कि इसको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा और इसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। पत्रकारों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार से सवाल पूछना आपका काम नहीं है, सरकार की भक्ति में लगे रहना आपका काम है। किस तरीके से वो डर की सत्ता कायम करना चाहते हैं। और कोई भी विपक्षीय पार्टी जो इस सरकार के खिलाफ बोल रही है, कोई भी विपक्ष का नेता चाहे लालू प्रसाद यादव हो चाहे ममता बनर्जी हो, सबके घरों पे सीबीआई, ईडी, आईबी सबकी रेड रोज लगाई जा रही है। एक संदेश दिया जा रहा है कि डर के रहो, एक तानाशाही तरीके से हम पर राज किया जा रहा है। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। आज जब ये सब कुछ चल रहा है एक तरफ, और जब आज हम यहाँ आ रहे थे, यहाँ सुबह सुबह हमको न्यूज मिली कि शाम में इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग चुनाव घोषित कर देगा। अब जब चुनाव घोषित हो गए और 11 अप्रैल से मतदान शुरू होगा, 23 मई तक मतदान चलेगा, इस चीज को और तेजी से बढ़ाएंगे। अब वो सवालों को और तेजी से बंद कराने की कोशिश करेंगे कि कोई भी सवाल ना उठाए। हमने देखा पिछले एक महीने से क्या इस देश में चल रहा है। एक दर्दनाक आतंकी हमला पुलवामा में होता है, हमारे 40 से ज्यादा जवान शहीद होते हैं। हम उन परिवारों से अपनी संवेदना प्रकट करना चाहते हैं। हम उनको बोलना चाहते हैं कि आपने जो खोया है वो कोई नहीं लौटा सकता। आपका जो दर्द है उस दर्द की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते आपको कितना क्या दर्द होगा इस वक्त। बस एक मैसेज देना चाहेंगे कि आज के वक्त में हम आपके इस दर्द में भागीदार हैं और पूरा देश आपके साथ एक मिलकर खड़ा है। लेकिन उसके बावजूद उस घटना के बाद राजनीति करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए क्या क्या इस देश में हुआ। देश के अंदर उन्माद पैदा करने की कोशिश इस तरीके से करी गई। जगह जगह कश्मीरी छात्रों को, कश्मीरी जो काम करने आते हैं, जो शॉल बेचते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन पे हमले, अभी पिछले 3-4 दिन तक ये लखनऊ में हमला हुआ, उन पे हमले किए जा रहे हैं। एक भाजपा का सपोर्टर टीवी डिबेट में आके बोला कि हम पाकिस्तान से तो लड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तान बसता है उसको भी खत्म करने की जरूरत है। अब हिंदुस्तान के अंदर कौन सा पाकिस्तान बसता है? हिंदुस्तान के अंदर वो इशारा किस तरफ कर रहे थे? बहुत मुश्किल नहीं है आप लोगों को समझने के लिए वो किस तरफ इशारा कर रहे थे। 1 साल पहले पिछले जनवरी में बीजेपी के एक सांसद हैं, उन्होंने खुलेआम एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यह हमसे और खासतौर से मुसलमानों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट कब तक मांगेंगे आप? पाकिस्तान को हमने आज खारिज नहीं किया है, पाकिस्तान के खिलाफ हम आज नहीं खड़े हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हम 1947 में खड़े थे, दिशा बंटवारा हुआ। जो हमने ये बोला था और मौलाना आजाद ने जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े होकर बोला था कि ये अहद लो कि ये देश हमारा है, इस देश की तारीख और इस देश का मुस्तकबिल हमारे बिना अधूरा है। उस समय हमने ये डिसीजन लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं, जिएंगे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लोगों के लिए लड़ेंगे और मरने के बाद भी हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। ये देश हमारा देश है, कोई संगी भाई का नाम हमसे हमारी देशभक्ति नहीं पूछ सकता। कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो आपको डराना चाहेंगे, वो आपको हताशा में लाना चाहेंगे, आपको नाउम्मीदी लाना चाहेंगे। नाउम्मीदी आने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। इस देश में हमारे ये डर की सत्ता कायम कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारी विरासत सावरकर की विरासत नहीं है जिसने अंग्रेजों के सामने माफी मांगी थी। हमारी विरासत
शहीद आजम भगत सिंह की विरासत है, हमारी विरासत अशफाकुल्लाह खान की विरासत है, हमारी विरासत राम प्रसाद बिस्मिल की विरासत है, हमारी विरासत बिरसा मुंडा, कोमाराम भीम, अबुल कलाम आजाद और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विरासत है। हम डरने वालों में से नहीं है। हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संविधान के दायरे में मिलकर लड़ेंगे, एकजुट होंगे, लड़ेंगे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पैगाम था कि शिक्षित हो, एकजुट हो, संघर्ष करो। उस पैगाम को 2019 में आज हम जमीन पर उतारेंगे। कोई आपसे डरने वाला नहीं है। एक अजीब सा एक पोलराइजेशन देश में चाहते हैं, या तो आप मोदी के साथ हैं, अगर आप मोदी के साथ नहीं है तो आप पाकिस्तान के साथ। अरे भाई, कितनी बार आपको बताएं कि मोदी भारत नहीं है। भारत मोदी से पहले भी था, भारत मोदी के जाने के बाद भी रहेगा। भारत हिंदुस्तान, जिस हिंदुस्तान के ऊपर ये शुरुआत में वो गाना चल रहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो एक नहीं 100 मोदियों से ज्यादा बड़ा है। कोई एक मोदी उस हिंदुस्तान को दबा नहीं। अब ये जो मीडिया का खेल अब आप देखिएगा, ये जो बाइनरी बना रहे हैं, ये चीज और बड़ी होगी, ये शोर और बढ़ाया जाएगा। रोज मीडिया के एंकर आके चिल्लाएगा कि आप जवाबदेही न मानो, आप सवाल ना पूछो, आप डर जाए चुनाव के दौरान। और कोई भी इंसान जो सरकार की विफलताएं हैं, जो सरकार के फेलियर्स हैं, जहां जहां सरकार फेल हुई है, सबका साथ सबका विकास के नाम पर जो जुमलेबाजी करी है, उस पर आप सवाल ना करें तो आपको डराने की कोशिश करेंगे और एक ऐसी इमेज बनाएंगे मोदी की लार्जर देन लाइफ, जैसे मोदी से ही इतिहास शुरू होता है और मोदी पे ही इतिहास खत्म हो जाएगा। हम उनको बताना चाहेंगे, आपके इस पूरे झांसे में, इस पूरे ट्रैप में हम नहीं आने वाले। सरकार से हम सवाल पूछेंगे। आज उनके अलग अलग लोग स्लोगन्स लेकर आए हैं, ये बोल रहे हैं कि सरकार ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। और एक बार फिर से मोदी को वोट दो, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, इस बात से मैं 100% अग्री करता हूं। जो इस देश में 70 साल में कोई नहीं कर पाया, तो मोदी ने पिछले 5 साल में करके दिखाया। कभी आपने सुना है 70 साल के हिंदुस्तान के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में कभी सुना है कि 8 साल की बच्ची का बलात्कार हो, उस बच्ची को बर्बरता से बलात्कार करके मार दिया जाए? मैं आसिफा की बात कर रहा हूं। और उसके बाद सरकार के मंत्री इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि वो लोग जिन पर बलात्कार का आरोप लगा है, उनके समर्थन में निकलते हैं, रैलियां निकालते हैं और तिरंगा लेकर रैलियां निकालते हैं, तिरंगे की बेहुरमती करते हैं। कभी 70 साल में ऐसा हुआ था? कभी नहीं हुआ था। मोदी है तो आज ही मुमकिन हुआ। तो मोदी ने अपने गुंडों को संरक्षण दिया है, मंत्रियों को, गुंडों को मंत्री बनाया है। मोदी है तो ये मुमकिन हुआ। कभी पॉसिबल था? पहले नदीम भाई बात कर रहे थे कि एक इंसान जिसको कोर्ट ने जिम्मेदार गिल्टी पाया हो दूसरे इंसान को मर्डर करने का, एक यूनियन मिनिस्टर जाके उनको माला पहनाए, कभी मुमकिन था? कभी मुमकिन नहीं था। इन 5 सालों में ही मुमकिन हुआ। कभी 70 साल में आपने ऐसा देखा? पुलिस के साथी बैठे, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा है, आपने मुझसे ज्यादा इतिहास को देखा है, आपने मुझसे ज्यादा जिंदगी की है। कभी ऐसा हुआ है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजेस, एपेक्स कोर्ट के जजेस बाहर आके ये बोले कि आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है और हम नहीं चाहते थे जब संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा हो तो हम चुपचाप बैठे रहे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेस के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। पिछले 70 साल में नहीं हुआ था। मोदी है तो ये मुमकिन हुआ। बात करते थे कि हर साल देश के युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, देश के युवाओं को नौकरियां देंगे। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 40-50 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। ये पिछले 40-50 साल में मुमकिन नहीं था। मोदी है कि मुमकिन हो गया। कभी सुना है आपने कि रातों रात आपका प्राइम मिनिस्टर आए और आपसे बोले कि आपके 500,000 रुपए के नोट खत्म, 500,000 रुपए के नोट हम आपसे वापस ले रहे हैं, जिनको काला धन लाना चाहते हैं। 1 साल बाद सरकार की रिपोर्ट आती है कि 99% करेंसी वापस बैंक में आ गई, तो काला धन था ही नहीं। एक मूव से छोटे कारोबारों को खत्म कर दिया, कितनी सारी नौकरियां खत्म हो गई। कभी नहीं हुआ था। मोदी है कि मुमकिन हुआ। राफेल का डील होकर आता है,
डिफेंस मिनिस्टर को नहीं पता है कि एक डील वहां कर आ गया, अंबानी को पार्टनर बनाकर आ गए कसौल के साथ। अपने यूनियन कैबिनेट को नहीं पता है, मोदी अकेले जाके कुछ भी कर आ जाते हैं, अकेले नोटबंदी कर देते हैं, अकेले राफेल डील कर देते हैं। कभी पॉसिबल नहीं था ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिस तरीके से तोड़ा गया पिछले 5 साल में, कभी पिछले 70 साल में नहीं तोड़ा गया। मोदी है ये मुमकिन हुआ। और एक आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में जंतर मंतर पे, जहां सब पार्लियामेंट से बस कुछ किलोमीटर 1-2 किलोमीटर दूर है, अगस्त के महीने में, पिछले साल अगस्त में खुलेआम कुछ गुंडे आते हैं, संविधान को खुलेआम जलाते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को खुलेआम गालियां देते हैं, आरक्षण की नीति को खुलेआम गालियां देते हैं, संविधान को जलाते हैं, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके खिलाफ कोई चर्चा नहीं होती। जो बड़े बड़े डिबेट टीवी पर होती है देशभक्ति और देशद्रोह की, उनको देशद्रोही नहीं बोला जाता, उनका संरक्षण किया जाता है। 70 साल में कभी संविधान को खुलेआम नहीं जलाया गया था। पिछले 4 साल में ऐसा ही मुमकिन हुआ जब गुंडे खुलेआम आके संविधान को जला रहे हैं, संविधान को गाली दे रहे हैं। मोदी है तो ये भी मुमकिन हुआ। आज जब ये तमाम चीजें लोगों के सामने आ गई हैं, तो जो मीडिया का शो है वो नहीं चाहेगा कि आप इन सवालों में बात करें, आप नौकरी पे बात करें, आप किसानों की आत्महत्या पे बात करें। तो एक तरफ मीडिया एक प्रोपेगेंडा चलाएगा, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री को भी, जो अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, उनको कैमरे से बहुत प्यार है, तो कहीं भी जाते हैं वो कैमरा लेके जाते हैं। अभी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, बनारस गए थे, बनारस नहीं कुंभ गए थे, कुंभ में जाके वहां 4 सफाई कर्मचारियों को, 4 दलितों के कैमरा लगा के उन्होंने पैर धोए, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन क्या आपको लगता है मोदी साहब कि आप ये फोटो ऑफ करा के, 4 कैमरा लगवा के 4 दलितों के पैर धो के, क्या आप ये भी धो सकते हैं कि जो मैला ढोते हैं, जो सफाई कर्मचारी है, और मैला ढोना, गटर में उतर के गटर साफ करना, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रथा को इलीगल ठहराया था, 1993 में ठहराया था, और फिर से कुछ सालों पहले ठहराया था। और सरकार ने बात बोली थी कि आपको पुनर्वास के लिए, आपको इन लोगों के रिहैबिलिटेशन के लिए मेजर्स लेने हैं। आपके 4 सफाई कर्मचारियों के पैर देकर इस बात को हो सकते हैं कि पिछले 5 साल में इस सरकार ने, जिस सरकार के पास 3.5 लाख करोड़ रुपया है बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ करने के लिए, उस सरकार ने पिछले 5 साल में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है। उसके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है उन दलितों के पुनर्निवास के लिए, उन सफाई कर्मचारियों के पुनर्निवास के लिए। क्या आप 4 दलितों के पैर धोके, क्या आप इस इतिहास को, इस 5 साल के शर्मनाक इतिहास के लिए आप धो सकते हैं? आप कभी नहीं धो सकते। क्या आप इस बात को धो सकते हैं कि आज से कुछ साल पहले आपने एक किताब लिखी थी, और उस किताब में आपने लिखा था कि गटर साफ करना और मैला सर पर धोना एक आध्यात्मिक काम है, एक रूहानी काम है। कि आज आपको लगता है कि आप एक फोटो ऑफ कराएंगे, 4 कैमरा लेकर आएंगे, चुनाव होने वाला है, और लोग भूल जाएंगे आपके इस मनुवादी सोच को, उस मनुवादी मानसिकता को, जो आपको लेख मिलती है, कोई नहीं भूलने वाला। क्या आप भुलाना चाहते हैं? क्या आप भुलाना चाहते हैं इस बात को कि पिछले 4 साल में जिस तरीके से दलितों पर हमला हुए, जिस तरीके से मुसलमानों पर हमले हुए, चाहे वो ऊना में हो, चाहे वो सहारनपुर में हो, चाहे वो रोहित वेमुला की बात हो, चाहे वो नजीब की बात हो, चाहे वो अखलाक की बात हो, चाहे पहलू खान की बात हो, आप एक फोटो ऑफ करा के ये शर्मनाक इतिहास को आप नहीं भुला सकते। ये इतिहास हमें याद है। और आखिरी बात मैं बोलूंगा कि अब चुनाव के दौरान वो हमको इस चीज से भटकाने की कोशिश करेंगे, वो इस पूरे डिबेट को राष्ट्रवाद के एक लार्जर एक नैरेटिव में खड़ा करेंगे। राष्ट्र किससे बनता है? राष्ट्र इस देश के किसानों से बनता है। जब 12,000 किसान हर साल आत्महत्या करते हैं और बार बार वो सड़कों पे आते हैं, उसके बावजूद सरकार उनका कर्जा माफ नहीं करती और बड़े बड़े उद्योगपतियों को कर्जा माफ करती है, तो सबसे बड़ा देशद्रोही काम यही है। क्योंकि जो किसानों का गद्दार है, एक किसान प्रधान देश में, वही देश का गद्दार है, वही एंटी नेशनल है जो किसानों के खिलाफ खड़ा होता है। अगर आपकी सरकार किसानों के खिलाफ खड़ी है तो मुझे इस बात को बोलने में कोई संकोच नहीं है कि आपकी सरकार एक एंटी नेशनल सरकार है, आपकी सरकार एक देशद्रोही सरकार है, आपकी सरकार एक किसान विरोधी सरकार है। इस सवाल को हम उठाएंगे, रोजगार के सवाल को उठाएंगे, और जब किसी सवाल का जवाब नहीं बचेगा उनके पास, तो अंत में एक बात बोलेंगे कि ठीक है आपके सवाल जायज है, लेकिन विकल्प क्या है?
मोदी के बराबर कोई और नेता का है? क्या आप मोदी नहीं तो क्या आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? तो अंत में मैं ये बोलूंगा कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का चुनाव नहीं है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी और आरएसएस है, और दूसरी तरफ इस देश के 130 करोड़ आबादी का दर्द है। एक तरफ उनका घमंड है और एक तरफ हमारा दर्द है। एक तरफ राधिका वेमुला, जिन्होंने अपना बेटा खोया, और इंसाफ तो दूर की बात, उसी राधिका वेमुला को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया। वो फातिमा नफीस, जिसका बेटा नजीब जेल से गायब हुआ, इंसाफ तो दूर की बात, जिसने नजीब को मारा था, जिसने नजीब को जान से मारने की धमकी दी थी, जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनका संरक्षण हुआ। एक तरफ आपका घमंड है और एक तरफ नजीब की मां का दर्द है। एक तरफ उन तमाम बेरोजगार युवाओं का, उन तमाम किसानों का, उन तमाम जवानों का जो सीमा पर शहीद हो रहे हैं, और उन तमाम नौजवानों का जो बेरोजगार है, उन लोगों का दर्द और आपका घमंड है। आप अपनी घमंड की एकता बनाइए। 130 करोड़ लोग अपने दर्द की एकता बनाएंगे और हमारा दर्द आपके घमंड में भारी पड़ेगा। 23 मई आने दीजिए, आपको सत्ता से उखाड़ेंगे और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अशफाकुल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल, उनके सपनों के लिए भारत में लड़ेंगे और उसको एक रियलिटी बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।